सही सुना आपने कि नीट 2025 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में काफ़ी बदलाव आने वाले हैं और जो 12th इस साल देने वाले बच्चों आपके लिए भी एक काफ़ी मेजर अपडेट है। पता नहीं क्या ये लोग चेंजेस करते रह रहे हैं, कुछ अच्छाई भी है इसमें, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है। दोनों पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या अच्छा हुआ है, क्या बुरा हुआ है और आपको किस बात के लिए सतर्क रहना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड डिस्कस अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर 12th बोर्ड एग्जामिनेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर नीट। ठीक है, क्या इसमें बदलाव हुए हैं, लेट्स डिस्कस इट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। देखो बच्चों, नीट का अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊं तो एज होता है कि मिनिमम 17 साल आपका पूरा होना चाहिए 31 ऑफ दिसंबर से। जिस साल आप एग्ज़ाम दे रहे हो उस साल के 31 ऑफ दिसंबर से पहले पहले आपका 17 साल पूरा हो जाना चाहिए। जैसे मान लो आप 2025 में एग्ज़ाम दे रहे हो तो 2025 में 31 दिसंबर 2025 से पहले पहले आपका 17 ईयर पूरा होना चाहिए। अगर उसके एक दिन भी बाद हो रहा है तो आप एलिजिबल नहीं कहलाते हो। ठीक है, सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज के मामले में तो ये होती है। अगर मैं परसेंटेज के मामले में बताऊं तो 12th में आपका परसेंटेज 50% होना चाहिए। अगर आप जनरल EWS हो, आप जनरल एंड EWS हो तो कम से कम 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। अगर आप PWD हो तो कम से कम 45% आपका मार्क्स होना चाहिए। अगर आप SC ST OBC हो, ठीक है, तो इसके लिए आपका कम से कम 40% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप नीट एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हो। ये पहले की परसेंटेज क्राइटेरियाज थी। तो इसमें तो फ़िलहाल कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन चेंजेस कहाँ आए हैं वो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। देखो बच्चों, 12th का जो एग्ज़ाम का परसेंटेज है उनको कैलकुलेट करने का तरीका में चेंज आ गया है। सो जब 12th के परसेंटेज कैलकुलेट करने में तरीका में चेंज आया है तो जाहिर सी बात है कि नीट का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें भी आपका चेंज आ जाएगा। पहले क्या होता था, सिर्फ 12th के मार्क्स जोड़े जाते थे और उसके हिसाब से आपका परसेंटेज डिसाइड होता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार कुछ बदलाव किए गए हैं। ठीक है, बदलाव क्या किए गए हैं, आपके 9th 10th 11th 12th सबके परसेंटेज को मिला करके तब आपका 12th का परसेंटेज बनेगा। क्या है ये पूरा माजरा, एक एक करके समझते हैं। देखो, इस बार ये कहा गया है कि 9th 10th 11th 12th सबके मार्क्स जोड़े जाएंगे, लेकिन कितने परसेंटेज मार्क्स जोड़े जाएंगे वो भी मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। अकॉर्डिंग टू न्यू इवैल्यूएशन मॉडल, 9th का 15% मार्क्स, ठीक है, 10th का 20% मार्क्स, 11th का 25% मार्क्स और 12th का 40% मार्क्स, ये सारे को मिला करके आपके 12th के परसेंटेज कैलकुलेट होंगे। सिर्फ 12th की परफॉर्मेंस पे आपका परसेंटेज नहीं डिसाइड होगा, ये सबको मिला करके आपका परसेंटेज डिसाइड होगा। तो कुछ बच्चों का इसमें फ़ायदा हो सकता है, कुछ बच्चों का नुकसान भी हो सकता है। जिन्होंने 9th 10th 11th अच्छे से नहीं पढ़ा था, 12th में आकर के सीरियस हुए, उनका बड़ा नुकसान हो सकता है बच्चों, क्योंकि ओवरऑल उनकी परसेंटेज घट जाएगी, भले ही वो 12th में कितनी भी मेहनत कर रहे हो। और अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने शुरू से मेहनत करते हुए आई है, 12th में वो कम भी पढ़ रहा है तो भी वो उन लोगों के बराबर हो जाएगा। सो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि इससे जो आने वाले बच्चे हैं जो 9th में अब से एडमिशन लेंगे वो पहले से ही सीरियस हो जाएंगे अपनी पढ़ाई के प्रति। हाँ, ये थोड़ा प्रेशर है बच्चों के लिए, आई एग्री विद दैट, इतना प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, लेकिन ठीक है, जब रूल है तो क्या करें। ठीक है, रूल नया नया अलग अलग रूल आते रह रहे हैं। इस पिछले 1-2 साल में इतना ज़्यादा रूल्स में बदलाव किया गया है कि क्या ही बात की जाए, पर फिर भी ठीक है, मेरा काम है आप लोग को बताना। सो अगर मैं बात करूँ फॉर्मेटिव असेसमेंट और सबमेटिव असेसमेंट की, ये क्या होता है पहले आपके लिए समझना ज़रूरी है। फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। अच्छा, एक बात आप ये मत सोचना ये सिर्फ CBSE के बच्चों पे अप्लाई हो रहा है, ये लगभग मैक्सिमम बोर्ड ने, स्टेट बोर्ड्स ने भी इसे एक्सेप्ट किया और वो जल्दी अपने ऊपर लागू कर देंगे, तो आप लोग पहले से अवेयर रहो। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट क्या है। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब होता है क्लासेस में जो आपके क्विज़ होती हैं, जो इंटरनल चीज़ें होती हैं, क्लास डिस्कशन होता है, डिबेट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इन सब को मिला के जो आपके मार्क्स बनते हैं उसे हम कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। और अगर जो आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं, फाइनल एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, आपके क्वार्टरली एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, इन सबको मिला करके जो परसेंटेज बनती है उसे कहते हैं समेटिव असेसमेंट। ठीक है, सो फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट दोनों को मिला करके मार्क्स जोड़े जाते हैं। 9th में 70% फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स लिए जाएंगे और 30% आपके समेटिव असेसमेंट के मार्क्स लिए जाएंगे, और टोटल मिला के 9th में जितना परसेंटेज आएगा उसका 15% कैलकुलेट किया जाएगा और वो मार्क्स आपके 12th में ऐड किए जाएंगे बोर्ड एग्ज़ाम में।
नेक्स्ट आपके 10th में 50% फॉर्मेटिव असेसमेंट, 50% सबमेटिव असेसमेंट के मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे, फिर उनका 20% निकाला जाएगा और वो 20% आपके 12th के बोर्ड के मार्क्स में ऐड होंगे। नेक्स्ट आपके 11th के 40% फॉर्मेटिव असेसमेंट और 60% समेटिव असेसमेंट के मार्क्स जोड़े जाएंगे, उसका 25% निकाला जाएगा और उसको आपके 12th के बोर्ड के मार्कशीट में ऐड किया जाएगा। इसके बाद है आपका 12th का 30% फॉर्मेटिव असेसमेंट और 70% समेटिव असेसमेंट के मार्क्स निकाले जाएंगे, उसका 40% निकाला जाएगा और उसको आपके 12th के मार्कशीट में ऐड किया जाएगा। सो ऐसे कुछ आपका 12th का रिज़ल्ट बनेगा। इन्होंने क्या कहा है कि इससे फ़ायदा क्या है, जिन्होंने ये रिलीज़ किया है, ठीक है, परख ने, तो इसका क्या फ़ायदा है। उन्होंने कहा है कि इससे क्या होगा कि बच्चे पहले से ही एग्ज़ाम के लिए तैयार होंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इससे बच्चे पैनिक हो रहे हैं, तो पहले से ही वो कॉम्पिटिटिव माहौल के लिए तैयार रहेंगे। शुरू से ही 9th से लेकर 9th 10th 11th 12th में हमेशा उनको कंपटीशन का एहसास होगा, सिर्फ बोर्ड के एग्ज़ाम में नहीं होगा। सो वो उसके लिए हैबिचुअल हो जाएंगे, तो उन्हें कंपटीशन एग्ज़ाम ईजी लगने लगेगा। उन्होंने ऐसा कहा है। हालांकि इसका एक नेगेटिव एक्सपेक्ट भी हो सकता है कि इससे बच्चा शुरू से प्रेशराइज हो सकता है और उम्मीद छोड़ सकता है। हर बच्चे को लेकर के चलना चाहिए, ठीक है। मैं आपके सामने बस पॉइंट्स रख रही हूँ, आप डिसाइड करना क्या सही है क्या गलत है। सो प्लस पॉइंट तो ये है कि बच्चा पहले से प्रिपेयर हो जाए। नेगेटिव पॉइंट ये है कि हो सकता है बच्चा अत्यधिक प्रेशराइज हो जाए पहले से ही, ठीक है। दूसरी बात ये, दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि ये लोग कुछ स्किल बेस्ड एंड वोकल कोर्सेज ऐड करने वाले हैं। मैं इसमें पूरी तरह से सहमत हूँ, मेरी मतलब सहमति है इसमें स्किल बेस्ड सब्जेक्ट आपको सिखाए जाएंगे, क्योंकि बच्चों नॉर्मल क्लासिक सब्जेक्ट पढ़ने से आप आगे चल के उसे बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हो। आपको एप्लीकेशन चीज़ों का सीखना पड़ता है। आप सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, सिर्फ मैथ पढ़ रहे हो, सिर्फ बायोलॉजी पढ़ रहे हो, सिर्फ आप SST पढ़ रहे हो, लेकिन उसका अप्लाई कहीं नहीं कर रहे हो। या तो आप आगे चल के टीचर बन जा रहे हो, या तो आप अपने ही बच्चों को पढ़ा रहे हो, आप उस नॉलेज का अपने दैनिक जीवन में कहीं एज इट इज़ उपयोग नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए स्किल बेस्ड कोर्सेज आपके लिए ऐड करे जा रहे हैं, ताकि आप स्किल सीख सको। आप अगर कुछ नहीं भी कर पाए तो कम से कम उस स्किल के बेस पे आप अर्निंग कर सको और अपनी लाइफ सिक्योर कर सको। सो स्किल बेस्ड कोर्सेज ऐड किए जा रहे हैं, जैसे कि डेटा मैनेजमेंट, कोडिंग, एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड AI, म्यूज़िक, आर्ट्स, क्राफ्ट्स, ये सब ऐड किए जा रहे हैं आपके 12th के कोर्स में, ताकि इनके भी मार्क्स जोड़े जाए और इनके लिए भी आप अवेयर हो। तो होता क्या है कि मतलब 12th तक और कंपटीशन एग्ज़ाम देने तक बच्चा सिर्फ और सिर्फ मैथ फिज़िक्स बायो, SST, ज्योग्राफी, ठीक है, इन सब चीज़ों में लगा रहता है और वो कुछ नया नहीं सीख पाता, कुछ स्किल नहीं सीख पाते। तो ये लोग स्किल ऐड कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। आई अप्रिशिएट दैट। दूसरी बात और है कि क्योंकि पहले से ही कंपटीशन का माहौल बनाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा आने वाले समय में, और कॉलेजेस उतने ही हैं और हर साल कैंडिडेट्स की संख्या लाखों में बढ़ रही है, कॉलेजेस की सीटों की संख्या 100,000 में बढ़ रही है। सो इससे कंपटीशन काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है, आपको कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है। सो आई विल सजेस्ट कि अपने लिए कोई अल्टरनेटिव वे भी रखो बच्चों। एक चीज़ के पीछे पागल होने से कोई मतलब नहीं है, अपने अंदर स्किल भी डेवलप करो कि कम से कम आप अपना कोई ना कोई आपके पास ऐसी स्किल हो जिसकी वजह से आप इतना अर्निंग कर सको कि आप अपना जीवन चला सको। इतना स्किल आप लोग ज़रूर सीखते चलना हमेशा। किसी एक एग्ज़ाम के पीछे बहुत ज़्यादा पागल मत बनना, ठीक है। हाँ, कुछ समय तक पागल बनना ठीक है, लेकिन सालों सालों तक, 10 साल तक उस एग्ज़ाम के पीछे पागल बन रहे हो, ये कहीं से भी मेरी नज़र में सही नहीं है। बाकी आपका स्वयं का डिसीज़न है। आई अप्रिशिएट योर डिसीज़न, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। इससे होगा क्या, इससे आपके जो 12th के परसेंटेज है उसमें बदलाव आएगा। 12th के परसेंटेज में बदलाव आएगा तो जाहिर सी बात है नीट के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें भी आपको सोचना पड़ेगा कि हमारा पूरा मार्क्स मिला करके नीट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम क्रॉस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। और एक और बात है, जब 12th के सिलेबस में, 12th के एग्ज़ाम्स में चेंजेस आया है, तब NTA ने भी नोटिस जारी किया है कि हमारे भी इस चीज़ में चेंजेस आ गए। तो मोस्ट प्रोबेबली अभी तक तो NTA ने ये मतलब जारी नहीं किया कि हम परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो भी NTA भी जारी करेगा कि हमारी इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेंज है। ये प्रोबेबिलिटी है। बाकी अभी भी इतना तो क्लियर है आपके लिए कि परसेंटेज में चेंज आएंगे तो आप एलिजिबिलिटी भी सोच सकते हो कि आप कैसे मैनेज करोगे। 12th में आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने प्रीवियस ईयर्स, अगर आपने पहले 9th 10th 11th में ज़्यादा मेहनत नहीं की है तो 12th में आपको काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है।
इसलिए मैंने आपको अलर्ट किया। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है, यू कैन मेंशन द कमेंट सेक्शन। वन मोर थिंग, नीट 2025 की कट ऑफ भी इंक्रीज़ होगी। कितनी इंक्रीज़ होगी, किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, वो मैंने इस वीडियो में सजेस्ट किया, आप देख सकते हो। प्लस अगर आप ड्रॉप नहीं लेना चाहते, आप 12th पास आउट कर चुके हो, ड्रॉप नहीं लेना चाहते, कोई ना कोई कोर्स करना चाहते हो, सो मैं जल्द ही एक वीडियो ऐसा बनाने वाली हूँ जिसमें विदाउट नीट भी आप डॉक्टर बन सकते हो। उस पर अगर आपको वीडियो चाहिए हो, कमेंट में मेंशन करना, मैं आपको ज़रूर उस पर जल्द ही वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।